हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लव टेक्निकल स्कूल में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में। आज हमारा एक बड़ा ही अंडररेटेड टॉपिक है जिसको हम अपना प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन हम उसको सबसे लास्ट में रखते हैं। आज हम बात करेंगे पीपीज के बारे में, हजार्ड के बारे में और सेफ्टी के बारे में। अगर ये चीज़ें नहीं होती, ये प्राइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो डेफिनेटली ये हमारे वर्क कल्चर को टोटली डिस्टर्ब कर देती है। तो लेट्स स्टार्ट। आज के दिन में हमारे टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे कि हजार्ड क्या होता है, टाइप ऑफ हजार्ड के क्या क्या प्रकार क्या क्या हैं। उसके बाद हमने वर्ड सुना होगा इंसिडेंट और एक्सीडेंट हैं, तो इन दोनों वर्ड का क्या मतलब है और ये एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं। पीपीज क्या होती हैं, पीपीज के टाइप क्या हैं। उसके बाद बात करेंगे सेफ्टी रूल्स क्या हैं और कुछ साइन बोर्ड हैं जो हमें अपन क्या बताते हैं वहाँ के बारे में। तो साइन बोर्ड की क्या वैल्यू है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों उसको हम यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है आपका हजार्ड। हजार्ड का क्या है? हजार्ड होता है एक खतरा। खतरा जो हमारे सरकमस्टांसिस में, हमारे वर्क प्लेस में जो खतरा है उसको हम हजार्ड कहते हैं। वर्क प्लेस हजार्ड रेफर टू द पोटेंशियल डेंजर और रिस्क दैट एम्प्लॉय में इंक्लूड विद परफॉर्मिंग देयर जॉब एंड ड्यूटीज। क्या होता है कि कोई भी हजार्ड क्या आता है जिसके अंदर पोटेंशियल हो, क्या किस चीज़ का पोटेंशियल हो कि वो क्या कर सके, आपके किसी भी एम्प्लॉय को या फिर हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकता हो, हमारी एसेट्स को डैमेज कर सकता हो। हमें फिजिकली तो हमारा फिजिकली कुछ ना कुछ हमें नुकसान पहुंचा सकता हो, वो सभी डिफाइन करती है हजार्ड को। तो हजार्ड क्या है? खतरा है जो हमारे वर्क प्लेस में होता है, जिसको हमें नोटिस करना है, उसको मिनिमाइज करना होता है। हजार्ड कितने किस किस टाइप के होते हैं भाई? फिजिकल हजार्ड हो सकता है, केमिकल हजार्ड हो सकता है, उसके साथ बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकता है और साइकोलॉजिकल हजार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, फायर हजार्ड है, फायर एंड सेफ्टी की बात कर सकते हैं, या एक्सप्लोजिव की कोई बात कर सकते हैं। ये सब हजार्ड पॉइंट रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि फिजिकल हजार्ड वो चीज़ है जो आपको फिजिकली हार्म कर सके। कौन कौन से खतरे काम करते टाइम हमें फिजिकली हार्म कर सकते हैं। दूसरा एक केमिकल हजार्ड, कोई भी ऐसे हम किसी ऐसी फैक्ट्री में या फिर किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो केमिकल्स में डील करती हैं। आप सभी को भोपाल गैस कांड के बारे में पता होगा, वो ये केमिकल हजार्ड ही था। एक गैस का एक्सप्लोजिव हुआ, पूरा शहर सो गया था। आप सभी उसके बारे में अवेयर होंगे और आपको इसके बारे में अगर नहीं भी हैं तो एक बार प्लीज़ पढ़िएगा, ताकि आपको पता चले कि सेफ्टी को बाईपास ना करना कितना जरूरी है हमारे इंडस्ट्री में। फिर आती है हमारी साइकोलॉजिकल हजार्ड। साइकोलॉजिकल हजार्ड भी एक बड़ी मतलब एक गहरी चीज है। अब बात करें कि आपका कई जगह पे मैंने देखा है कि वर्क प्रेशर इतना मतलब हैक्टिक होता है कि इतने ज़्यादा प्रेशराइज रहते हैं लोग, वो मतलब ये इंजॉय नहीं कर पाते अपनी वर्क जर्नी को। वो मतलब बस वहाँ से अपने 8 घंटे काउंट करते हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। बाकी बहुत सी कंपनियां ऐसा है जो बड़ा ही फैमिलियर और बड़ा ही एक अच्छा इन्वायरमेंट देने की ट्राई करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, और वहाँ के एम्प्लॉय ज़्यादा सस्टेन भी करते हैं और डेफिनेटली उनका वर्क आउटपुट भी ज़्यादा आता है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी को रोक सकते हैं, किसी से काम नहीं करवा सकते। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हजार्ड के बारे में हमने बात करी थी, भाई इलेक्ट्रिकल से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, वो सारी क्या क्या चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल की जो हमारे लिए खतरा है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। फायर एंड एक्सप्लोजिव की बात करेंगे तो फायर और एक्सप्लोजिव क्या चीज़ है भैया? जो आग लगने के वहाँ पे क्या क्या खतरे हैं, एक्सप्लोजिव के क्या क्या खतरे हैं। जैसे आग के लिए डीजल टैंक होते हैं, आपके डीजल यार्ड है, उसकी बात करूँ तो आपके अपने किचन वगैरह में जैसे आपकी एलपीजी वगैरह यूज होती है, तो वहाँ पे वो क्या है, एक्सप्लोजिव की बात कर रही हूँ। वहाँ पे एक खतरा हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है जब एक्सप्लोजिव और फायर की बात आती है। अब बात करेंगे हम इंसिडेंट और एक्सीडेंट की। दोनों सिमिलर से वर्ड दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें एक ह्यूज डिफरेंस है। आप जो सभी को इसके बारे में देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि
आपके कितने इंसिडेंट देखे हैं आपने अपनी साइट पे, आपकी वर्क एक्सपीरियंस में क्या क्या एक्सीडेंट हुए हैं। तो इंसिडेंट और एक्सीडेंट को थोड़ा हमें डिवाइड करके समझना पड़ेगा। आप बात करेंगे कि इंसिडेंट क्या है, जिसके अंदर पोटेंशियल था कॉज ऑफ हार्म और डैमेज, जिसके अंदर कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर पोटेंशियल था कि वो कोई भी एक घातक बात करे तो हार्म कर सकता है, कुछ ना कुछ हमें हार्मफुली, भाई वो इन्वायरमेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, या हमारी एसेट्स को भी हार्म कर सकता है, वो होता है आपका इंसिडेंट। इंसिडेंट को एग्जांपल में समझेंगे, एक वर्कर नोटिस ए लूज रेलिंग एंड रिपोर्ट टू बिफोर एनीवन फॉल। क्या होता है कि कोई वर्कर है, किसी चीज को वो देखता है, एक रेलिंग है वो लूज हो रखी है, अब उसको कोई सपोर्ट लेगा तो डेफिनेटली उसका सपोर्ट लेके गिर सकता है। इसको अगर वो किसी कंसर्न डिपार्टमेंट को बोल देगा तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट उस पर एक्शन लेगा और उसको फिट आउट कर देगा, या उसको अगर उस टाइम पे नहीं हो सकता है तो उसको आउट ऑफ वर्क, या फिर जो भी उसको भाई डेंजर का साइन लगा के उसको इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं, आपको अवेयर रहना है इस चीज के लिए। वो आपका काउंट होगा इंसिडेंट में। इंसिडेंट क्या होता है कि नियर मिस है। क्या होता है कि इन एक्सीडेंट, कुछ भी घटना घटने से पहले की जो कंडीशन है वो इंसिडेंट है। अगर पहले की घटना यानी कि एक्सीडेंट होने से पहले हमें पता चल जाए कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, हमने आगे देखा कि एक कोई भी बैल है या फिर कोई जंगली जानवर है वो रोड को क्रॉस कर रहा है और हमने ब्रेक दबा ली, एक इंसिडेंट था हमारे लिए। लेकिन अब अगर कोई जंगली जानवर हमारे रोड को क्रॉस कर रहा था और हम इतने अवेयर नहीं थे, या फिर हम इतने उस टाइम प्रोएक्टिवली काम नहीं कर पाए और हमारी गाड़ी उसमें क्रैश होगी, तो वो क्या हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया। तो नियर मिस है ये। एक्सीडेंट से पहले की कंडीशन क्या है आपकी, इंसिडेंट है। एक्सीडेंट क्या है, जिसकी वजह से हमें इंजरी होती है, इलनेस होती है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, एनवायरमेंट हार्म होता है, वो क्या बात होगी आपकी, एक्सीडेंट होगी। तो एक्सीडेंट और इन्वायरमेंट में बड़ा ही एक छोटी सी लेयर का डिफरेंस है जो हमें समझना पड़ेगा। तो इसकी समरी क्या है, ऑल एक्सीडेंट आर इंसिडेंट्स। सभी एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकते हैं, बट ऑल इंसिडेंट आर नॉट एक्सीडेंट। बट सारे इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कई इंसिडेंट्स पे हम काम करके उनको उस एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। वो आप इस चीज में करेंगे, डिफाइन हो गया ये, आप सो प्लीज अच्छे से समझ पाए होंगे। आप बात करेंगे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अभी तक हमने बात करी हजार्ड की, खतरे क्या हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बात करी। तो अब बात करेंगे हम उन खतरों को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। उन मिनिमाइज के लिए अपने EHS एक डिपार्टमेंट होता है जो बड़े ही फोकसली काम को देखता रहता है, और उनमें बहुत सारी चीजें, बहुत से लेयर, बहुत से स्टेप और बहुत से प्रोसेस बनाए गए हैं ताकि हम उन इंसिडेंट्स को कम कर सकें। उनको इंसिडेंट तक बिना, एक्सीडेंट का तो बड़ा ही रेयरली काम रहेगा, हम इंसिडेंट तक बिना उन चीजों को पहुंचने दें। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है भैया। PPEs क्या होती है, जो आपके प्रोटेक्ट करने के लिए, आप लोगों के लिए कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें बड़ी ही बात करूं तो हम बहुत झिझकते हैं इन चीज़ों को यूज करते टाइम, बड़ी ही ज़बरदस्ती होती है। इवन जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी हैं उनको अगर कहेंगे सेफ्टी शूज़ पहन लो, तो उनके पास एक्सक्यूजेस बहुत रहते हैं कि मेरी कंपनी नहीं दे रही, मुझे फिट नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो सेफ्टी शूज ही है एक ऐसी चीज़ जो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाएगा। हेलमेट ही है जो आपको अगर ऊपर से कोई चीज़, आप कहीं पे कुछ काम कर रहे हो और ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो आपको हेलमेट ही बचा सकता है। आपके बाद कई जगह पे जैसे आपके अल्टी रूम हो गया, डीजी वगैरह का, डीजी वगैरह की साउंड इतनी तेज हो जाती है तो वो हमारे स्लोली होता है लेकिन हमारे कानों को इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो उसके लिए हम ईयर मफ की बात करते हैं, या फिर आप लोग प्रोडक्शन के लिए कानों के लिए यूज करते हैं। उसके बाद बात कर, जब कई बार कम विजिबिलिटी वाले एरिया में अगर हम करते हैं तो वहां पे रिफ्लेक्टिव जैकेट्स की बात करते हैं। तो ये हमारे पीपीज होगी। पीपीज का क्या काम होता है, रिड्यूस करती है वो कि जो आपके हजार्ड्स होते हैं उसकी
प्रोबेबिलिटी को कम कर देती है, क्योंकि जब हम ऑलरेडी सेफ्टी में होंगे, अगर कोई इंसिडेंट होता भी है तो वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट नहीं होता, उससे पहले एक और लेयर हो जाती है जो चीजों को एक्सीडेंट तक पहुंचने में बचाती है। अब इसके बाद क्या होता है, आप कौन कौन से कॉमन टाइप ऑफ पीपीज हैं बात कर रहे हैं, पीपीज की बात करते हैं तो कौन कौन सी पीपीज होगी। हेड प्रोटेक्शन, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं, सिर की बात करेंगे तो इस हेड प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं हम भाई, उसमें हेलमेट यूज करते हैं, हार्ड हैट यूज करते हैं। आपने देखा होगा अपने लेबर क्लास के लिए येलो और अपना फायर ऑफिसर के लिए रेड और इंजीनियरिंग उसके लिए डिपार्टमेंट के लिए व्हाइट वगैरह यूज करते रहते हैं। उनके लिए और भी स्पेसिफिकेशन अलग अलग रहते हैं, लेकिन एक मेजरली इन सेगमेंट में हम जो अपनी है सेफ्टी जैकेट्स है, सॉरी सेफ्टी हेलमेट्स हैं जो हम यूज करते हैं। उसके बाद क्या भाई, आंखें, हमारी प्रोटेक्शन, आंखों के लिए या फेस के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। हेड प्रोटेक्शन की कब जरूरत पड़ेगी, जब हम हाइट पे काम करेंगे। हाइट पे काम करते टाइम अगर हम लैडर से गिर जाते हैं या फिर हम भाई स्कैफोल्डिंग से गिर जाते हैं, तो एक हमारे सिर एक बड़ा ही नाजुक होता है और यहाँ सिर में लगी हुई चोट डेफिनेटली आपको एक इस कंडीशन में पहुंचा देती है कि आपकी पूरी बॉडी काम करना ही बंद कर देती है। तो आपको सबसे पहले बचाना होता है अपने सिर को, सबसे ऊपर रखा जाता है इसीलिए। उसके बाद बात करेंगे हम आंखें, आईज एंड फेस प्रोटेक्शन। भाई आप अपने फेस प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, आई प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं भाई, सेफ्टी गूगल्स करते हैं, फेस शील्ड यूज करते हैं। उसके बाद हम भाई डस्ट को कंट्रोल करने के लिए अपना फेस मास्क वगैरह भी यूज करते रहते हैं। तो क्या है, क्यों जरूरी है ये, क्योंकि हम जब काम करते हैं, आपने देखा होगा कई बार वेल्डिंग करते टाइम उसका जो कटिंग व्हील होता है वो वापस आगे लग जाता है, और कई बार तो ऐसे इंसिडेंट देखे गए हैं कि वो आपके फेस शील्ड पे बिल्कुल ऐसे गड़ गया था। मतलब अगर आप उसको देखेंगे, अगर वो फेस शील्ड नहीं हो तो डेफिनेटली वो पूरे मुंह को हार्म करता है, लेकिन क्या होता है फेस शील्ड की वजह से वो रुक जाता है। तो ये आई की बात करें, आप वेल्डिंग के लिए जितने भी काम करते रहते हैं, या फिर हम कोई जैसे पेंटर काम करता है, पेंट में क्या है, केमिकल है, अगर वो काम करते टाइम प्रोटेक्शन यूज नहीं करता, इन द सेंस वो अपने गॉगल्स यूज नहीं करता, तो वो अगर आंख में चला जाता है तो आपके लिए बड़ा ही हार्मफुल है, वो आपकी आंखों तक को भी खत्म कर सकता है। उसके बाद हियरिंग प्रोटेक्शन, भाई कानों के लिए क्या क्या गई, ईयर प्लग काम करते हैं, ईयर मफ है जो प्रोटेक्शन करते हैं, ताकि लाउड साउंड है जो बार बार जो आप देखेंगे कि हम एक शोर शराबे में बैठे रहते हैं तो कंटिन्यूसली हमारे कानों को एक हैबिटाइज हो जाते हैं, हमारे कान उतने ज़्यादा सेंस नहीं कर पाते, तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, भाई अपना सांस लेने के लिए क्या करते हैं, भाई मास्क वगैरह यूज करते रहते हैं। आपने अभी कोरोना में देखा होगा मास्क का तो बड़ा चलन था, पहले हम फैमिलियर नहीं थे इस चीज़ के लिए, हमें बड़ा ही रेयर चीज़ें लगती थी, लेकिन आज देख रहे हैं हम हर कोई मास्क से काफ़ी फैमिलियर है और ट्राई करता है कि यूज भी करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हैंड प्रोटेक्शन, भाई हम काम कर रहे हैं, सबसे मेजर एक चीज़ मैं बात करता हूँ, कारपेंटर्स की बात करता हूँ अपने डिपार्टमेंट में। कारपेंटर्स की सभी की उंगलियां, किसी की ये उंगली कटी मिलेगी, कभी कुछ, अदरवाइज निशान सबके मिलेंगे। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो प्रोटेक्शन यूज नहीं करे, उन्होंने हैंड ग्लव्स यूज नहीं करते, वो उस चीज़ को सेफ्टी को बाईपास करते हैं। बोले कि मैं हैंड ग्लव्स पहनूंगा तो मुझसे काम ही नहीं होगा, नहीं यार, तुम जाके देखो अपनी जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे एक कारपेंटर आता है तो प्रॉपर टूल बैग के साथ आएगा, प्रॉपर पीपीज के साथ आएगा। तो उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज कर रखा है हर चीज को, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं उस चीज को। अगर वो उस चीज को मेंटेन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो लगेगा ही नहीं। अब हम उनसे आगे पीछे कह लो या फिर कैसे भी इस चीज को जस्टिफाई कर लो, लेकिन उनके कुछ सेगमेंट्स हैं, कुछ उनके गाइडलाइंस हैं जो डेफिनेटली फॉलो करते हैं, तभी वो डेफिनेटली हमसे आगे भी हैं। उसके बाद करते हैं हम फुट प्रोटेक्शन, सेफ्टी शूज, बूट्स विद स्टील टोय और स्लिप रेजिस्टेंस। भाई हम सेफ्टी शूज यूज कर लेते हैं आजकल, ये एक मैनेजमेंट का भी एक ड्रॉबैक मानता हूं इसको, वो ढूंढती है कि 300 रुपए में ऐसे सेफ्टी शूज ले आऊं जो 1 साल में किसी अपने टेक्नीशियन को दूं या अपने
मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में को दूं और वो 300 रुपये का 1 साल तक चल जाए, नहीं चलेगा। वो अगर 300 रुपये में चलेगा तो एक नॉर्मल शूज नहीं चलता। आप सोचते हो एक 300 रुपये का सेफ्टी शूज कैसे चल जाएगा। तो एक मैनेजमेंट को सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट यही है ताकि एक स्टैंडर्ड को हम मेंटेन करें एटलीस्ट, जिसका भाई वो एंटी स्लिप हो। अगर उसमें स्लिपरी होगा तो डेफिनेटली वो हमारी एम्प्लॉय को हार्म करेगा। उसके बाद उसमें आगे एक स्टील की टो होती है ताकि अगर कोई भारी चीज आगे हमारे पंजे पे गिरती है तो उसको बचा सकता है। उसके बाद आता है बॉडी प्रोटेक्शन में क्या आ गया आपका, एप्रन हो गया, फुल सूट हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल्स। क्या होता है कि एप्रन होता है, जैसे सेफ पहनते हैं वो भी एप्रन होता है, एक वेल्डर पहनता है वो भी एप्रन होता है, एक पेंट वाला पहनता है वो भी एप्रन होता है। तो ये जितने भी एप्रन होते हैं वो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन करते हैं ताकि कोई डायरेक्ट हम कोई ऐसा केमिकल है वो हमारे ऊपर ना आए हमारे, क्योंकि जो हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं वो अलग उसके होते हैं, लेकिन एप्रन क्या होता है उस चीज़ को ट्रांसफर नहीं होने देता। हर एक एप्रन की एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, अलग अलग उसकी क्वालिटी होती है, ताकि वेल्डिंग वाला अलग यूज कर रहा है, पेंट वाला अलग कर रहा है, केमिकल वाला अलग कर रहा है, इवन एक सेफ भी अलग कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए। फॉल प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं हम भाई, लैनियार्ड, आपने सेफ्टी बेल्ट देखी होगी। सेफ्टी बेल्ट भी अपने आप में एक अलग सेगमेंट है। सेफ्टी बेल्ट भी ऑलमोस्ट 8-10 तरीके की होती हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट ट्रेनिंग बढ़ सकती है और डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे एक ट्रेनिंग स्पेसिफिक सेफ्टी बेल्ट्स पे करेंगे। तो ये अपने नेक्स्ट उसमें रूटीन में रहेगा। तो सेफ्टी बेल्ट क्या है, सेफ्टी बेल्ट क्या है, प्रोटेक्ट कर रही है हमें। अगर हम कहीं हाइट पे काम कर रहे हैं तो वो हमें गिरने से बचा रही है। अगर कोई वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि ताकि वो हम स्लिप हो जाते हैं, हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, तो वो हमें सपोर्ट कर सके। तो उसके बारे में तो उसकी एक बेसिक सी चीज़ें आपको बता दूँ, वहाँ पे कोई भी सेफ्टी बेल्ट यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से टाई कैसे होगी, इसको पहनेंगे कैसे। दूसरी चीज़ है उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं है, और हमेशा उसके जो लैनियार्ड होते हैं 2 लैनियार्ड होने चाहिए और वो अलग अलग जगह पे होने चाहिए, ताकि अगर आप किसी भी कंडीशन में गिरते हैं या फिर स्लिप होते हैं या फिर आपका बैलेंस बिगड़ता है तो आपका पूरा वेट एक चीज़ पे ना आए, वो अलग अलग चीज़ पे आएगा। तो आपको डेफिनेटली एक आदमी होता है भाई 100 kg का, भाई 80 से 100 kg का मैं एवरेज मान के चलता हूँ, या फिर मैं कहूँ 70 से लेके 100 kg मैं एवरेज मान के चलता हूँ, तो ईजिली वो उसको कैरी कर सकती है। लेकिन अगर वो आपकी लैनियार्ड एक ही पॉइंट पे टैग होगी तो डेफिनेटली वो उस पॉइंट को साथ लेके भी नीचे गिर सकता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो आपके पीपीज हैं ये सभी यूज करें, और ताकि हम अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करके और अच्छे तरीके से इसको लेके चल सके। तो उसके बाद आपने सेफ्टी रूल्स क्या है आपका, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेफ्टी। सबसे पहला रूल होता है कि आप खुद के जिम्मेवार हैं, खुद की सेफ्टी के खुद जिम्मेवार हैं, और कोई जिम्मेवार नहीं है। कोई मुझे देख रहा है तो मैं हेलमेट पहन रहा हूँ, कोई मुझे बोल रहा है तो मैं सेफ्टी शूज पहन रहा हूँ, कोई बोल रहा है तो मुझे ग्लव्स पहनने, नहीं। आप अपनी सेफ्टी के खुद जिम्मेवार हो। जब तक ये चीज़ को नहीं मानोगे तो आपको डेफिनेटली आपको काम करते टाइम कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो सकता है जो आप पे और आपकी फैमिली पे इम्पैक्ट डालेगा। दूसरी चीज़ है प्रोटेक्शन, पीपीई यूज करनी। हमें ऑलवेज यूज इक्विपमेंट, टूल्स, मशीनरी सेफ एंड प्रॉपरली। हमें एक ये भी बड़ी चीज़ है कि हर एक टूल की एक अलग स्पेसिफिकेशन होती है। हमने देखा कि कई कारपेंटर्स की बात करूँ मैं, एक चीज़ में क्या करते हैं वो आपके एक ही चीज़ होती है उनके पास, स्क्रू ड्राइवर सेट। उस स्क्रू ड्राइवर से वो सारे काम करने की कोशिश कर लेते हैं। वो उससे एक चीजल का भी काम कर लेते हैं, वो उससे एक स्क्रू ड्राइवर का भी काम कर लेते हैं, वो उससे जो हर एक, अगर मैं स्क्रू ड्राइवर की बात करूं तो हर एक स्क्रू ड्राइवर का भी अलग हुई। जो आपका 12 इंच का स्क्रू ड्राइवर है उसका अलग काम है, जो 18 इंची स्क्रू ड्राइवर है उसका अलग काम है। आप उसके बाद क्या है, अगर आप गलत टूल यूज कर रहे हैं तो आप उस टूल को भी खराब कर रहे हैं और मशीन को भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थ्रेड भी होते हैं, उसमें उनके जो निशान होते हैं उसके खांचे में अगर प्रॉपर टूल नहीं लगता तो डेफिनेटली वो मशीन भी खराब होती है। तो यूज प्रॉपर टूल्स। कीप योर वर्क एरिया क्लीन, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। मैं बात करूँ तो इसका 5S, अभी तो 6S भी इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन एक हम सेपरेट ट्रेनिंग 5S पे भी जरूर करेंगे, ताकि हम इस क्लीनिंग की इम्पोर्टेंस को बार बार लेके आ रहे हैं। क्योंकि
जब तक आपका वर्क प्लेस क्लीन नहीं होगा, जब होच पोच रहेंगी, तो चीज़ें डेफिनेटली आपको कोई चीज़ें खराब भी ज़्यादा होंगी। अगर मैं एक आपके कैबिन की बात करूँ, मैं आपके एक स्टोर की बात करूँ, मैं आपके एक ऑफिस की बात करूँ, अगर उसमें होच पोच चीज़ें होंगी तो बहुत सी चीज़ें हमें मिलेंगी नहीं। और हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट चीज़ किसी खराब चीज़ के, या फिर मैं कहूँ कि इसे किसी गार्बेज के नीचे पड़ी हुई है और हमें वो मिल नहीं रही, और लास्ट में जब हमें 2-3 साल बाद सफाई होगी या फिर ईयरली जो भी क्लीनिंग होती है, मेंटेनेंस होता है हमारा, उसमें पता चलेगा ये तो यहाँ पे रखी हुई थी। तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की जगह बहुत होना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट एनी अनसेफ कंडीशन। क्या होता है, अगर आप कुछ भी अनसेफ किसी की प्रैक्टिस देखते हैं, कोई आपका कलीग है जो अनसेफ कोई एक्ट कर रहा है, या फिर कोई और आप ऐसा कुछ हार्मफुल कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि जो आगे खतरा हो सकता है मेरे लिए, ऐसा नहीं कि भाई मैं तो निकल गया और कोई है नहीं, अगर आपको कहीं पे कोई भी खतरा दिखता है तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ के लिए रिपोर्ट करना होगा। आपकी कोई भी इंजरी होती है उसको रिपोर्ट करना होगा। नो अल्कोहल नो ड्रग टू बी यूज अलाउड इन अ कंपनी परमाइसिस। ये बड़ा ही अल्कोहल बाकी अपनी इंडस्ट्री में बहुत कम है, लेकिन जैसे हम नाइट विजिट्स के लिए जाते थे तो कई बार एक आध बार आ जाता था ऐसा इंसिडेंट कि कोई किसी पार्टी से गया है, वो अपने आप को कह रहा है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ। नहीं, बाकी आपको बड़े ही एक जब ऑफिस जाते हैं तो आपको अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर ये चीज़ आप किसी जब आप पूरी सेंस में नहीं है और आप कुछ ऐसा हाई रिस्क वाला काम करते हैं, इवन आप ड्राइव भी करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल है और आपकी फैमिली के लिए भी। उसके बाद कुछ साइन बोर्ड है, दिस इज अ हार्ड हॉट एरिया सॉरी। इसमें क्या है कि आप कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए आपको सेफ्टी शूज की जरूरत है कि वहाँ पे कोई कील या कोई सरिया या फिर कोई नुकीली चीज़ ऐसी तो नहीं है, कोई पत्थर वगैरह नहीं है कि आपके पैर को चोट कर दे या फिर ऊपर से कुछ ऐसी चीज़ गिर जाए, ताकि उसके लिए हम बात करेंगे हेलमेट वगैरह यूज करेंगे। नॉट एडमिशन फॉर अनऑथराइज पर्सनल। क्या होता है, कई रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे हमें अलाउड नहीं होता हर किसी को जाना, क्योंकि वो उस सर्कमस्टांसिस से उस कंडीशन से अपना ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, इसलिए वहाँ पे ऑथराइज नहीं होता। अगर वहाँ पे उसको इंटरव्यू करनी होती है तो इस एस्कॉर्ट पर्सन आता है, वो उसको एस्कॉर्ट करता है, उसके साथ साथ हर जगह पे जाता है ताकि वो किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ ना करे और उसके लिए जो खतरा है वो उन चीज़ों को अच्छे से बता सके। उसके बाद बात करेंगे हम पैरों के लिए प्रोटेक्शन। हमेशा भाई वार्निंग लुक भी और हेड भाई अपना कुछ भी होता है, जैसे ऊपर से कई बार क्रेडल काम कर रही है, उसे भी को नीचे से बैरिकेड करके ऊपर ये साइन लगा देते थे भैया कि ऊपर से कुछ चीज़ें गिर सकती हैं। हाई विजिबिलिटी जैकेट्स टू मस्ट विन। क्या होता है कि आपकी जितनी भी हाई जहाँ पे आपकी विजिबिलिटी कम हो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिव जैकेट जरूर पहननी है, ताकि आप जैसे देखेंगे धुंध के टाइम पे या फिर मैं कहूँ कि आपकी बारिश के टाइम पे, मानसून में क्या होता है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। जो रोड पे काम कर रहा है अगर उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती, पहले जो सील्ड पे जो पानी गिर रहा है तो विजिबिलिटी कम है, आगे कोई वर्कर है या फिर कोई भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो नहीं दिखाई देता, वो इंसिडेंट में बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी अपनी आज की उसमें। बड़ा ही अंडररेटेड, मैं फिर बात करूंगा कि मैं अंडररेटेड माना जाता है, इसको हमेशा हर कोई बाईपास करना चाहता है, लेकिन ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में फर्स्ट स्टेप है जो हमें मेंटेन करना होगा, हाँ, ताकि हम सेफली अपने घर पहुंच सके, क्योंकि बड़े ही हजार्ड्स हैं, बहुत ही खतरे हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। कोई कंपनी आपको वैल्यू नहीं देगी जब तक आप काम कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। जब आपने किसी भी कंपनी में 30 साल काम किया और 31 साल होने के बाद आपके अंदर कोई इंजरी होगी तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यू नहीं करेगी कंपनी, तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। होप ये आपके लिए वैल्यू करेगा, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू।